सो ही गाइस वेलकम बैक टू एन अनदर एजुकेशनल वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि एग्ज़ाम जब 1 या 2 दिन के अंदर में ही है। सो उसके बारे में मेरे पास कुछ नोट्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो में शेयर कर दिया जाए। तो इस वीडियो में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड किस किस के नोट्स मिलने वाले हैं तो वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। सो सबसे पहले आपको मिलेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के, जो कि जेन ऑस्टिन ने लिखी है। देन सेकेंड वन इज़ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो कि लिखी गई है बाय चार्ल्स डिकिंस। थर्ड वन इज जेन एयर बाय चार्लोट ब्रॉन्टे। देन उसके बाद है यूनिट 4, जो कि मेनली एल्फ्रेड टेनिसन, द लेडी ऑफ शेलोट, उलेसिस एंड द डिफेंस ऑफ लखनऊ। देन रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस एंड फ्रा लिपोलिपि। उसके बाद है गोबलिन मार्केट एंड देन है डॉवर बीच। तो इन सब के नोट्स आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आवर फर्स्ट नॉवल इज प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि लिखा गया है बाय जेन ऑस्टिन, जो कि मेनली लिखा गया है मेनली 1797 से लेके 1812 तक। ये पब्लिश हुआ था मेनली 1813 में। देन इसके कुछ थीम्स जो है वो है मेनली वुमेंस रेपुटेशन, सोशल क्लास, क्लास डिस्टिंक्शन एंड ट्रू लव। तो मेनली प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो दो मेन करेक्टर्स हैं हमारे पास, एक तो है प्राइड जिसे हम कहते हैं डार्सी, एंड दूसरा जो करेक्टर है वो हमारे पास है वो एलिजाबेथ जिसे हम कहते हैं प्रेजुडिस। एंड इसमें थीम्स मेनली वुमेंस रेपुटेशन क्यों है, क्योंकि जो मिस्ट्रेस बेनेट है वो अपनी बेटियों की शादी बस वो ये चाहती है कि उनके एक रिपीटेड फैमिली में हो जाए, एक अच्छी या फिर अमीर घराने की फैमिली में हो जाए। वो ये नहीं चाहती मतलब कि जो उनकी बेटियां हैं उसको प्यार मिले या कुछ वैसा ऐसा कुछ नहीं चाहती है। वो सिर्फ ये चाहती है कि जो भी फैमिली हो वो अच्छी ज़्यादा वेल्दी हो, मतलब ज़्यादा अमीर हो। आगे दिखाया गया सोशल क्लास, जो कि मैंने दिखाया गया है बाय द यूज़ ऑफ डार्सी। कैरेक्टर यूज़ किया गया डार्सी को, क्योंकि मैंने करेक्ट जो डार्सी है वो एक अपर क्लास में आता है एंड जो एलिजाबेथ है वो एक मिडिल क्लास में आती है। उसके बाद है क्लास डिस्टिंक्शन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू लव। तो ट्रू लव जो है वो ज़्यादा हमारे को दिखाई नहीं देता है, बट स्टोरी के एंड तक हमें पता चल जाता है कि जेन एंड जो हमारा सेकेंड होता है मतलब आई थिंक बिंगले, यस। सो जेन एंड बिंगले की मैरिज हो जाती है जो कि ट्रू लव की वजह से होती है। एंड देन डार्सी एंड एलिजाबेथ की भी होती है जो कि ट्रू लव की वजह से होती है। उसके बाद इसकी सेटिंग जो रखी गई है वो रखी गई है इंग्लैंड की जगह में, मेनली 3 जगहों पे रखी गई है। एक है हर्टफोर्डशायर, सेकेंड वन इज़ लंदन एंड थर्ड वन इज़ पेम्बरले। एंड ये 3 जगह ऐसी है जो कि इस मतलब नॉवल में डिस्कस की गई है। देन नेक्स्ट वन इज़ जेनर। जेनर है मेनली रोमांटिक नॉवल ही है, एक सटायर भी है एंड एट द सेम टाइम ये है नॉवल ऑफ मैनर्स। अब हम बात कर लेते हैं अगले नॉवल के बारे में। सो ये वीडियो जो है आपको समरी वगैरह नहीं प्रोवाइड करेगी, इसमें सिर्फ मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो कि आप हर अपने पेपर के मतलब हर अपने आंसर की शुरुआत में एज एक नोट्स के तौर पे या एज अ इंट्रोडक्शन के तौर पे शुरुआत कर सकते हैं। एंड रिटर्न ईयर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इट्स योर चॉइस। एंड ये पब्लिश जब हुई थी वो हुई थी 1813 में। सो आवर नेक्स्ट नॉवल इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकन्स। सो दीज आर सम नोट्स फॉर ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी मेनली 1860 से लेकर 61 तक, पब्लिश की गई थी 1861 में। उसके बाद है सेटिंग क्या है इसकी, तो वो भी फिर से इंग्लैंड की है। एंड जितनी भी ऐसी नॉवेल्स है जो कि मेनली ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी में, मोस्ट ऑफ द की जो सेटिंग है वो इंग्लैंड में ही है एंड मोस्ट ऑफ द सेटिंग की जो है वो लंदन शहर में है। एंड इसकी एक और जगह की सेटिंग है जो कि कैंट, जो कि मेनली इंग्लैंड में ही है। देन इसका जैनर है बिल्डिंग्स रोमान। एंड बिल्डिंग्स रोमान के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना कि बिल्डिंग्स रोमान जो नॉवेल्स हैं वो क्या होते हैं, बिकॉज इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। बट येस आपको कुछ चीज़ें खुद भी पता होनी चाहिए, एंड अगर आप ये खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। तो इसलिए ज़रूर पढ़ लेना कि बिल्डिंग्स रोमान नॉवेल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। और हमारे सिलेबस में टोटल 2 नॉवेल्स है जो कि बिल्डिंग्स रोमान है। एक जो है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड द सेकेंड वन इज़ जेन एयर, जो कि अगला हम नॉवल देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज इसको नरेट किया गया है एज अ फर्स्ट पर्सन में। देन इस नॉवल के जो प्रोटैगोनिस्ट है जो कि पिप है मेनली, उन्हें मेनली क्या कहा गया है, पिप नॉनसेंस। और किस किस द्वारा कहा गया मतलब किसने कहा है, तो वो मेनली कहा है थॉमस कार्लेल। एंड उसके बाद है जो पिप का पूरा नाम है वो है मेनली फिलिप पेरिप, बट उसने ये लाइन लास्ट में लिखी है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों इसे पिप बोला जाता है। इज़ द नरेटर एंड द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस नॉवल। उसके बाद इस नॉवल के कुछ थीम्स है वो है मेनली सोशल क्लास, एम्बिशन, गिल्ट एंड अनसर्टेनिटी। गिल्ट क्यों होता है, क्योंकि पिप को गिल्ट होता है कि उसने जो अपने क्या कहेंगे जीजा मिस्टर जो से जो है अच्छे से बर्ताव नहीं करा था जब वो लंदन वगैरह पहुंच गया था, मतलब आगे हायर स्टडीज़ के लिए पहुंच गया था, तो इसलिए इसमें गिल्ट है।
देन इसमें सोशल क्लास भी दिखाई गई है, क्योंकि जो हैविशम है, मिस हैविशम जो है वो अपर क्लास लेडी बताई गई हैं। वहीं जो मतलब वो कौन था, मिस्टर मैकविच जो थे, जो कि मतलब आई थिंक हाँ जो थीफ वगैरह थे, तो उन्हें जो है बिल्कुल लोअर क्लास बताया गया है। एंड जो एस्टेला है पहले उसे हायर क्लास शो किया जाता है एंड बाद में उसे दिखाया जाता है कि वो लोअर क्लास है, बिकॉज वो पता चलता है कि वो मैकविच एंड मॉली जो है मतलब उसकी बेटी है। एंड मॉली कौन है ये आपको पता होना चाहिए। मॉली जो थी वो मेनली वो थी एक नौकरानी, किसके घर की थी, जिन्होंने लॉयर के घर की थी, जिन्होंने मेनली पिप को बताया था कि कोई उसके स्टडीज़ में स्पेंड करना चाहता है मनी। द नॉवल इज़ डिवाइडेड इन 3 स्टेजेस और 3 पार्ट्स। तो मेनली आपको स्टेज वाइज या पार्ट्स वाइज याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको एक समरी पता हो तो वो भी ठीक है, बट येस आपको ये थोड़ा सा डिवीजन पता होना चाहिए कि कब कौन सा स्टेज शुरू हुआ। देन अब यहाँ पे लास्ट जो है, पिप को पिप क्यों बोला जाता था, क्योंकि उसका पूरा नाम तो फिलिप पिरिप था, तो उसका पूरा नाम क्यों नहीं बोला जाता था। तो उसने मेनली क्या बोला है, ये उसी की मतलब कि जैसे कहते हैं ना, उसी ने खुद बोला है, पिप ने बोला है ये बात, माई फादर्स फैमिली बींग पिरिप, मतलब कि उसका फैमिली में जो फादर फैमिली का नेम जो था वो था पिरिप, एंड जो क्रिश्चियन नेम उसका था वो था फिलिप। तो इसी के कारण जो था उसने क्या किया, उसके जो इन्फेंट टंग थी, मतलब कि जो वो छोटा सा बच्चा था, could make both names nothing longer or more than पिप, क्योंकि मेन था उसका जो नाम था ना बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं एक टाइप से राइमिंग या फिर रिपीटेशन वाला नाम था, जो कि वो इतनी जल्दी नहीं बोल पाता था, तो इसलिए उसका एक नाम जो बन गया था वो बन गया था पिप। आगे अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नॉवल के बारे में, जो कि है जेन एयर। जेन एयर शार्लोट ब्रॉन्टे, जो कि जेन एयर जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है एंड लिखी गई है मेनली इन द विक्टोरियन एज। ये लिखी गई है मेनली रिटन एंड पब्लिश बोथ इन 1847। तो इसके लिए आप ये याद कर सकते हो कि 1947 इंडिया के लिए वैसे ही एक मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हो इसको, जेन एयर को। एंड देन सेटिंग जो इस नावल की वो है मेनली नॉर्थन इंग्लैंड की, और ये मेनली सेटिंग की गई है अर्ली 1800s की। पॉइंट ऑफ व्यू है इस नावल का फर्स्ट पर्सन। आगे अब हम बात कर लेते हैं मेनली इसके थीम्स वगैरह जेनर के बारे में। सो द नेक्स्ट थिंग इज जो शार्लोट ब्रॉन्टे है, जिन्होंने मेनली क्या किया है, पब्लिश हर वर्क्स अंडर स्यूडोनिम, मतलब वो अपने पेन नेम से मतलब एक मोस्ट ऑफ द अपने वर्क्स जो थी वो पब्लिश करती थी, जो कि मेनली था करियर बेल्स, क्योंकि उस टाइम में उनको लगता था कि फीमेल्स के लिए इतना ईजी नहीं है पब्लिश करना, एंड इस नाम से जो है किसी को पता भी नहीं चल पाता था कि ये किसी गर्ल ने पब्लिश करी या फिर किसी बॉय ने। जेनर जो है इसका फिर से बिल्डिंग्स रोमान है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देन इसका थीम्स जो है वो है मेनली पैशन, लव, जेंडर एंड क्लास, देन रिलीजन एंड देन सेल्फ कंट्रोल। जेनर जो है एक प्रोटैगनिस्ट है एंड हीरो है इस पूरे नावल में, हीरोइन मतलब हीरोइन है इस पूरे नावल में, एंड एडवर्ड रोचेस्टर जो है एक मेल प्रोटैगनिस्ट है इस नावल में। आगे अब हम बात कर लेते हैं अगले नावल के बारे में, जिसका नाम है द लेडी ऑफ शैलॉट। द लेडी ऑफ शैलॉट बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ये जो नावल है वो मैंने लिखा गया है इन 1832 एंड पब्लिश किया गया है इन 1833। सेकेंड वर्जन इसका पब्लिश हुआ था 1842 में। तो आप सबसे पहले तो ये याद रख सकते हो कि रिटर्न 1832 एंड पब्लिश्ड इन 1842, एंड 1833 में जो फर्स्ट वर्जन जो वो पब्लिश हुआ था। आप ऐसे याद कर सकते हो, ईजी हो जाएगा आपके लिए ज़्यादा। फर्स्ट वर्जन जो था, जो कि मेनली कॉन्स्टिट्यूट करता था टोटल 20 स्टेंजाज में, एंड सेकेंड वर्जन था उसमें टोटल थे 19 स्टेंजाज। ही वॉज पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, मतलब जो ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे वो मेनली पोइट लॉरिएट थे इंग्लैंड के ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। इसकी राइमिंग स्कीम भी लिखी हुई है मैंने, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन नेक्स्ट इसमें प्लेसेस, जो आइसलैंड ऑफ शैलॉट है, एंड द सेकेंड वन इज सिटी ऑफ कैमलॉट। आगे अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट नावल के बारे में, जो कि है मेनली उलेसिस, जो कि लिखा गया है फिर से एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। सो उलेसिस जो पोयम है वो मेनली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंड देन ये लिखी गई है इन ब्लैंक वर्ड्स। इनके जो सन थे, मतलब उलेसिस के जो सन थे, उनका नाम है मेनली टेलेमेकस, एंड यहाँ पर इनका नाम मेंशन है टेलेमेकस। एंड आई थिंक इसके कुछ और भी प्रोनाउंसिएशन हो सकती थी, आप कमेंट्स में बता देना जैसे भी हो। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो नावल है ये लिखा गया है, नावल भी नहीं पोएम कहेंगे सब, ये पोएम जो है वो लिखी गई है 1833 में एंड पब्लिश की गई थी लेटर इन 1842। उलेसिस जो है वो रिफ्लेक्ट करती है पैशन फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर। उसके बाद जो पेनेलोप है इज उलेसिस एजिड वाइफ, एंड ये एजिड क्यों कहा गया इसमें, क्योंकि मेन था जो उलेसिस थे ये मेनली उनकी जर्नी के बारे में लिखी गई है, एंड वो ये बताते मेनली कि उन्हें जो है वो जर्नी पे रहना ज़्यादा पसंद होता है एज़ कम्पेयर टू एक जगह का राजा वगैरह बन के रहना। आगे इसमें बताया गया है उलेसिस गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इथिका टू
टेलीमेकस। वो अपने बेटे को जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ धीरे धीरे सारी सौंप देना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो है ट्रैवल कर सकें। उल्लेसिस बिलीव करते थे ओल्ड एज इज़ नॉट एन एज ऑफ रेस्ट। तो वो कहते थे कि ओल्ड एज कोई ऐसी एज नहीं है कि जहाँ पे आपको आराम करने की ज़रूरत हो, बल्कि ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने की जगह है, या अपने आप को एक्सप्लोर करने का टाइम है। उल्लेसिस जब मोटिवेट करते हैं हिज कंपेनियंस टू डू सम नॉबल डीड्स बिफोर डेथ। तो कहते हैं कुछ ऐसे काम करो अपनी मृत्यु से पहले जो कि लोग आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रखें। एंड वो यही बताते थे कि उनके लिए ना मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता था उन्हें, उन्हें सिर्फ ट्रैवलिंग अच्छी लगती थी। अगर आपने उनकी पूरी पोएम पढ़ी है तो उन्हें सिर्फ ट्रैवलिंग अच्छी लगती थी, उन्हें बाहर घूमना अच्छा लगता था। एंड वो यही कहते थे कि मैं आज तक कितनी बार भी बाहर गया हूँ तो मुझे कभी भी लोगों से डिसरिस्पेक्ट नहीं मिली, मेरे को हमेशा ऑनर ही मिला है, मतलब मुझे हमेशा रिस्पेक्ट ही मिली है। सो द नेक्स्ट नॉवल इज नेक्स्ट पोएम इज मेनली द डिफेंस ऑफ लखनऊ, जो कि लिखी गई है फिर से बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे लॉर्ड नहीं लिखा, तो ये भी आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं उस हिसाब से। आगे इसमें है ये जो मैंने नॉवल लिखा गया है, पब्लिश किया गया है 19th सेंचुरी इन अप्रैल 1879। तो मेनली इसका मेन ईयर जो है वो 1879 है पब्लिश करने का। एंड डेडिकेट की गई है टू द प्रिंसेस अलाइस। एंड प्रिंसेस अलाइस को क्यों डेडिकेट की गई है मेनली, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्यूटीफुल एंड डॉटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, तो क्वीन विक्टोरिया की डॉटर थी एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ये पोएम जो मेनली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप इसकी पूरी स्टैंसेस वगैरह के हिसाब से देखोगे तो टोटल 7 पार्ट्स है इसमें। प्रिंसेस एलाइस जो है हैड लॉस्ट अ बेबी इन 1873। तो उनके एक बच्चे की मतलब कि डेथ हो गई थी 1873। और वो कैसे हुई थी, क्योंकि उनके मतलब आई थिंक हाथ से या फिर कैसे भी वो विंडो से जो था बच्चा बाहर कूद गया था या गिर गया था। आई थिंक वो गिर गया था मोस्ट प्रोबेबली। एंड नेक्स्ट वन इज इन नॉवल 18 मतलब इन नवंबर 1878 उनका जो 5 ईयर ओल्ड डॉटर जो थी मैरी, वो उनकी डेथ हो गई थी। किसके चक्कर में, कौन सी बीमारी थी उन्हें, तो वो थी डिप्थेरिया। उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था एंड प्रिंसेस को बोला गया था कि बिल्कुल दूर रहना उस मतलब अपनी बेटी से, बट उन्होंने किसी की बात नहीं मानी एंड उन्होंने उस बेटी को अपनी बेटी को किस किया आखिरी टाइम में। एंड देन उन्हें भी इन्फेक्शन हो गया एंड बाद में उनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नॉवल के बारे में अपने। सो नेक्स्ट नॉवल नेक्स्ट पोएम इज मेनली माई लास्ट डचेस, जो कि लिखी गई है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। एंड ये दो चीज़ों के नाम के बीच में मेनली, एक तो है इसमें ड्यूक, तो ये बात आप याद रखना, ड्यूक जिसने मतलब मेन कह सकते हैं राजा, एंड डचेस मीन्स रानी। तो ये दोनों के बीच में है ये। एंड एट द एंड ऑफ द पोएम हमें पता चलता है कि राजा ने जो है एक टाइप से जैसे कहते हैं ना मर्डर करने की सुपारी देना, तो वो ऐसे सुपारी टाइप दी थी किसको, मरवाने के लिए, डचेस को। एंड क्योंकि उन्हें लगता था कि वो जो है डचेस जो है वो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देती है, किसी को मतलब राजा को जो है कुछ अलग से इंपॉर्टेंस या फिर अलग से कहते हैं ना कि राजा को बिल्कुल एक अलग चीज़ चाहिए थी अपने लिए, कि ये ना जो सबके साथ बर्ताव करे वो मेरे साथ भी करे, मतलब मेरे साथ ना करे, मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल अलग तरीके से बर्ताव करे। बट ऐसा रानी नहीं करती थी। रानी को अगर आप कितना भी साल मतलब हज़ारों साल पुराना हार दे दो तो भी वो सेम टू सेम बर्ताव करती थी। या फिर अगर कोई उन्हें मतलब जैसे आसपास का नौकर या फिर कोई फार्मर वगैरह उनके लिए चेरी वगैरह ले आता था तो भी वो सेम वैसे ही रिएक्ट करती थी। वो उतना ही खुश होती थी एंड उतना ही सब कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना बताती थी, प्रेस करती थी, तो हर चीज़ उतना ही करती थी। तो राजा चाहते थे कि उन्हें कुछ भी अलग या फिर अलग से फील नहीं हो रहा उन्हें, तो इसलिए उन्हें मतलब एक तरह से कहा जाता है कि मर्डर का सुपारी वगैरह दी गई थी, इस अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले हम तो ये जो माई लास्ट डचेस है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, वो लिखी गई थी मेनली 1842 में एंड पब्लिश की गई है अंडर ड्रामेटिक लिरिक्स। एंड 56 लाइन्स है इस पोएम में मेनली एंड डिवाइडेड इनटू कपलेट्स। इसके राइमिंग स्कीम मैंने लिख दी क्योंकि इतनी टफ नहीं थी ये, जो कि मेनली थी ए बी बी सी सी एंड डी डी। एंड नेक्स्ट इसमें है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एंड देन इसके जो थीम है वो है मेनली ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, देन सोशल स्टेटस, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। आगे अब हम बात कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट पोएम इज फ्रा लिपो लिपी बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये जो पोएम जो लिखी गई है मेनली रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, जिनकी मतलब जन्म हुआ था मेनली 7 मई 1812 को। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे को लगा तो मैंने लिख लिया। इसलिए जो पोएम है वो मेनली पब्लिश हुई थी अंडर वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, जो कि मेनली मेन एंड वुमेन, पब्लिश हुई थी 1855 में। तो ये पोएम जो है मेनली पब्लिश हुई थी 1855 में अंडर वॉल्यूम ऑफ पोइट्री मेन एंड वुमेन। जो पोएम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है
एंड ये चीज़ याद रखना कि कितनी नॉवेल्स या कितनी पोएम्स ऐसी है जो कि बिल्डिंग्स रोमान है एंड एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होते हैं जिसमें मेनली जितने भी लिसनर्स होते हैं वो सारे साइलेंट होते हैं, मतलब वो आपस में बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब कोई भी बात उनकी कोई भी आवाज़ हमारे को सुनाई, कोई भी डायलॉग हमारे को सुनाई नहीं देता है। जो पोएम है वो सीन मतलब शो करता है द पोएम सीम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय पोइट्स विजिट टू फ्लोरेंस, जो कि मेनली इटली में। देन ये पोइट्री जो है मेनली टोटल 376 लाइन्स है इसमें। पेंटिंग के बारे में अगर हम बात करें, ये मेनली पेंटिंग किस पेंटिंग से रिलेटेड है, तो वो है मेनली द कोरोनेशन ऑफ द वर्जिन। उसके बाद है लिपो लिपी। लिपो लिपि का मतलब क्या होता है, तो वो है मेनली एक ग्रेट इटालियन पेंटर ऑफ 15th सेंचुरी। जो पोएम है लिखी गई है इन ब्लैंक वर्स। एंड देन आखिरी पॉइंट है मतलब मेनली पोएम का, जो कि है द पोएम आस्क द क्वेश्चन। तो पोएम जो है क्वेश्चन आस्क करता है, मतलब क्वेश्चन पूछता है डेट वेदर आर्ट शुड बी, मतलब मेनली आर्ट शुड बी ट्रू टू लाइफ और एन आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ लाइफ। सो मेनली इसमें बोला क्या गया है, द पोएम आस्क द क्वेश्चन वेदर आर्ट शुड बी ट्रू टू लाइफ और एन आइडियलाइज्ड शेप ऑफ लाइफ, आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ लाइफ। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट पोएम के बारे में, जो कि मेनली होने वाली है गोबलिन मार्केट। सो द नेक्स्ट पोएम इज गोबलिन मार्केट बाय क्रिस्टीना रोसेट्टी। ऐसी कुछ नाम है, आई थिंक ये आपकी स्पेलिंग है तो देख सकते हो इसे। एंड ये पहले लिखी गई है इन 1859 इन लंदन एंड पब्लिश की गई है इन 1862। तो 3 साल के अंदर इसको पब्लिश किया गया है। देन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन का एंड लिखी गई है ड्यूरिंग विक्टोरियन एज। So this poem is written mainly in 1859 and published in 1862. Point of view इसका थर्ड पर्सन एंड written during Victorian age. आगे अगर हम बात करें मेनली तो वो है सेटिंग जो है वो एक अनआइडेंटिफाइड रूरल एरिया की है एंड जो कि मोस्ट प्रोबेबली इन इंग्लैंड ही है। आगे द पोइट्री इज़ ऑफ 567 लाइन्स। तो मेनली इसकी लाइन्स जो है वो एक डिफिकल्ट बनाती है इस पोएम को, बट इन रियलिटी अगर आप इस पोएम को एक बार समझ गए तो बहुत ईजी पोएम है ये। इट इज़ अ नरेटिव पोएम एंड थीम जो है इसमें वो है मेरे टेम्पटेशन, सेक्रीफाइस एंड देन सेल्वेशन। सो कुछ थीम इसमें यही है मेरे टेम्पटेशन, सेक्रीफाइस एंड सेल्वेशन। आखिर हम नॉवल देख लेते हैं जो कि है मेरे डॉवर बीच। सो आवर लास्ट पोएम इज डॉवर बीच, जो कि लिखी गई है बाय मैथ्यू आर्नोल्ड एंड ये पब्लिश हुई थी 1867 में। एंड ये कलेक्शन में किसकी कलेक्शन में आती है, तो वो आती है न्यू पोएम्स की कलेक्शन है। मतलब ये कोई अलग से कोई पोएम नहीं है, ये एक कलेक्शन है जिसका नाम है न्यू पोएम्स एंड उसमें ये पब्लिश हुई थी इन 1867। सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंटली क्लियर। एंड ये क्लियर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितनी भी वॉल्यूम्स वाली पोएम्स है ना, जैसे कि फ्रा लिपो लिपि या डॉवर बीच, तो इनको ना ये डायरेक्टली पब्लिश नहीं हुई थी कहीं पे भी, मतलब शुरुआत में डायरेक्ट पब्लिश नहीं हुई थी, ये डायरेक्टली ही किसी मतलब एक पूरी वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। सो इसको इसलिए याद करना ज़रूरी है कि अगर आप पब्लिश लिखते हो डायरेक्टली पब्लिश 1867, तो ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस कलेक्शन में हुई थी। बिकॉज जो पोएम्स जो डायरेक्टली पब्लिश हुई थी, जैसे अगर हम बात करें गोबलिन मार्केट जो कि 1862 में डायरेक्टली पब्लिश हुई थी, तो उसमें आपको कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें आपको वॉल्यूम वगैरह के बारे में लिखना पड़ेगा जिनमें भी वॉल्यूम मेंशन है। सो ये कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, न्यू पोएम्स की कलेक्शन में पब्लिश हुई थी 1867 में। ये एक लिरिक पोएम है एंड विच मीन्स इट कैन बी संग। तो ये ऐसी पोएम है जिसे गाने के तौर पे, मतलब चाहे हम इसे पोएम की तरह पे बोले या फिर गाने के तौर पे इसे हम सिंग भी कर सकते हैं इस पोएम को। तो ये इस टाइप की पोएम है। डॉवर बीच जो है वो एक टाइप से हनीमून दिखाया गया है कि मतलब जब इसमें जो मेनली पोइट है आई थिंक वो हनीमून पे जाते हैं विद हिज वाइफ। आगे इसमें है दिस पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो फिर से ये पोएम जो एक और जो पोएम है हमारे पास ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो अभी तक सिलेबस में जितनी भी पोएम है ना आपकी ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ज़रूर याद कर लेना बिकॉज ये पेपर में आपके पास एक लाइन मिल जाएगी इजीली कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है एंड उसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि क्या होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। आगे इसमें थीम्स क्या है नॉवल के पोएम के मेनली, तो वो है नेचर, क्योंकि नेचर को दिखाया गया है, लॉस ऑफ फेथ एंड सर्टेनिटी एंड लव। इट इज़ अ फ्री वर्स पोएम इज़ डिवाइडेड इंटू 4 स्टैंजास। हर स्टैंजास में कितनी लाइन है ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिक नहीं है, हर स्टैंजास में हमने अलग अलग लाइन जो है वो है। मैथ्यू आर्नोल्ड जो है वॉज अ इंग्लिश पोइट एंड कल्चरल क्रिटिक। जो पोएम जो है द पोएम इज़ रिटन इन 1851 एंड पब्लिश हुई थी इन 1867। आगे अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैंने माई लास्ट डचेस के जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी बना रखे थे। सो मैंने वही सोचा कि जो बच्चे लास्ट तक वीडियो देखेंगे सिर्फ उनके लिए ही इंपॉर्टेंट होंगे ये। सो पहले हम डॉवर बीच के कुछ और पॉइंटर्स देख लेते हैं, जैसे कि है द डॉवर इज़ फेमस फॉर हिल्स एंड माउंटेन्स।
डॉवर बीच जो है वो लाया करते हैं बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, एंड जो पोएम है वो टेक प्लेस की है एट नाइट। आगे अब हम बात कर लेते हैं, ये एक बोनस है मेनली, एक हेल्पफुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर माई लास्ट डचेस, बिकॉज माई लास्ट डचेस के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। सो फर्स्ट पॉइंटर इज ड्यूक जो है वो जेलस है एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मैन वो बनना चाहते हैं। माई लास्ट डचेस जो कि मेनली लिखी गई है, आपको ये पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखी गई है। एंड सबसे मेन, ड्यूक इज जेलस एंड कंट्रोलिंग मैन, वो एक बहुत ज़्यादा जेलस भी था और कंट्रोल भी करना चाहता था अपनी वाइफ को। जो ड्यूक था वो कंसिडर करता था कि हिज वाइफ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हिज पोजेशन। देन द थीम ऑफ कंट्रोल, मतलब कि द ड्यूक डज नॉट टॉलरेट एनीवन हु डेयर्स टू डिसोबे हिम, तो वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता था कि अगर कोई भी उसे डिसोबे करे। तो जो थीम है मेनली द थीम ऑफ कंट्रोल एंड डोमिनेशन आर ऑल्सो इंडिकेटेड थ्रू द मेंशन ऑफ स्टैचू ऑफ नेपट्यून, जो कि सबसे लास्ट लाइन में अगर आप देखोगे मोस्टली लास्ट 4 लाइन्स में मेंशन है नेपट्यून के बारे में। आगे इसमें है ड्यूक ऑर्डर्ड द किलिंग ऑफ डचेस, मतलब मैंने आपको बताया था कि उसने मर्डर वगैरह करवाया था, एंड ओनली बिकॉज ही फेल्ट दैट शी डिड नॉट ट्रीट हिम डिफरेंटली देन अदर्स, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसकी जो वाइफ है वो उसे डिफरेंटली बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट नहीं करती है, वो सबकी तरह उसे ट्रीट करती है। एंड द लास्ट पॉइंटर इज ड्यूक कंसिडर्ड हिज वाइफ एज वन ऑफ हिज कलेक्शंस, तो उसे ऐसे कलेक्शन ही मानते थे जैसे कि उसके पूरे घर में और भी पेंटिंग्स वगैरह थी, तो वैसे ही उसकी मतलब उसकी वाइफ की भी एक पेंटिंग थी एंड उसे एक कलेक्शन टाइप में ही मानता था। सो इसी के साथ करते अपनी आज की वीडियो को एंड। सो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ऐसे मेरे पास इतना टाइम अब है नहीं, बट अगर आप चाहते हो कि अगर आपके एग्जाम्स में भी टाइमिंग्स हैं, सो आप मुझे बता सकते हो कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।